गर्ल्स, आज हम सेकंड पोएम पढ़ेंगे अपनी। पोएम का टाइटल है नो देन थायसेल्फ। ठीक है, अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखी गई पोएम है और अलेक्जेंडर पोप का जो नाम है वो न्यू क्लासिकल एज में बहुत ही फेमस पोएट रहे हैं, द मोस्ट आउटस्टैंडिंग पोएट ऑफ न्यू क्लासिकल एज। न्यू क्लासिकल एज का थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। न्यू क्लासिकल एज में क्या था, यहाँ पर इस पीरियड के दौरान जितने भी पोइट्स हुए उन्होंने रीजन को, लॉजिक को जो है वो मेन बेस माना था, रीजन एज द मेन स्प्रिंग ऑफ लर्निंग। वो मानते थे कि अगर आप सीख रहे हैं कुछ गेन कर रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं अगर, तो उसमें जब तक रीजनिंग नहीं है, रीजन नहीं है, लॉजिक नहीं है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। खैर, अलेक्जेंडर पोप के बारे में थोड़ा सा मैं जिक्र करना चाहूंगी। बेटा, पोइट के बारे में जानना बहुत जरूरी है क्योंकि कोई भी पोइट अपने एक्सपीरियंस के बेस पर लिखता है। अलेक्जेंडर पोप जो है वो फिजिक में बहुत छोटे से थे, 4 फुट इनकी 4 फीट हाइट रही होगी, ज्यादा लंबे नहीं थे वो। और वो एक बीमारी उनको थी कुछ और उस वजह से वो बीमार रहते थे। ही रिमेन्ड इन पुअर हेल्थ। ठीक है, और ये जो कारण थे कि बीमार रहते थे या हाइट बहुत छोटी हाइट के थे, ये इन सारी बातों की वजह से वो कहते हैं ना, भगवान एक चीज की कमी रखता है तो दूसरी चीज थोड़ी एक्स्ट्रा दे देता है ना। तो उनकी जो सैटारिकल बैंड था, मतलब उनकी जो रीजनिंग थी वो बहुत ज्यादा तेज थी, शार्प थी। वो हर चीज में मतलब अपने किसी भी कंसेप्ट को बड़ी ही साइंटिफिकली समझने की कोशिश करते थे। यही चीज हमें उनकी पोइट्री में देखने को मिलती है। मैं यहाँ 3 बातें मैंने नोट की है बेटा, जो आपको बताने के लिए कि मेन आप इनको जब भी अलेक्जेंडर पोप की पोएम को पढ़े आप इन 3 बातों को नोटिस करेंगे। नंबर 1 तो ये कि ही डील्स विद सोशल एंड इंटेलेक्चुअल थीम्स। उनकी पोएम में जो थीम मिलेगा वो या तो सोशल होगा या इंटेलेक्चुअल होगा। दूसरा है ही ब्रोट द हीरोइक कपलेट टू परफेक्ट। हिज पोएट्री इज फुल ऑफ वाइज सेइंग्स। उसकी पोएट्री में हमेशा बहुत ही वाइज सेइंग्स, कुछ ऐसी बातें जो समझदारी की हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं उनके, जैसे रेप ऑफ द लोक है, सैटारिकल वर्क है ये भी, एन एसे ऑन मैन, द डंसियार्ड। ठीक है, ये इनके वर्क्स हैं। ये तो हुआ आपका अलेक्जेंडर पोप के बारे में। ठीक, अब हम आज टॉपिक की बात कर रहे हैं। जो हमारी पोएम का नाम है वो है नो देन दाई सेल्फ। दाई सेल्फ का मतलब होता है यूअर सेल्फ। नो यानी जानना। ठीक है, टाइटल से ही पता लग रहा है। देखिए, टाइटल का मतलब क्या है, नो देन दाई सेल्फ, कि अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो। ये किसको कह रहा है? वो किसी अपने फ्रेंड को नहीं कह रहा, वो यहाँ पर इंसान को संबोधित करते हुए बात कह रहा है, ह्यूमन बीइंग को कह रहा है कि अपने आप को पहचानो, आप क्या हो। ठीक है, ये जो पोएम है आपकी नो देन दाई सेल्फ, ये एन एसे ऑन मैन एपिस्टल 2 से ली गई है। एपिस्टल का मतलब होता है बेटा एक ऐसी पोएम जो लेटर की फॉर्म में लिखी गई हो। ठीक है, उसमें से ली गई है ये नो देन दाई सेल्फ। देखिए, अब मैं एक बार पोएम को आपको हिंदी में ट्रांसलेट कर देती हूँ ताकि आपको उसका जो थीम है वो अच्छे से समझ आ जाए। उसके बाद हम इंग्लिश टू इंग्लिश इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। देखिए, ये फर्स्ट है आपका। इस पोएम को आप कपलेट की फॉर्म में पढ़ेंगे बेटा। कपलेट का मतलब दोहा, यानी कि 2 लाइंस, यानी 2 ये हो गई, फिर 2 ये हो गई, ऐसे 2 की लाइंस में आप करेंगे। देखिए इसका, नो देन दाई सेल्फ, प्रेज्यूम नॉट गॉड टू स्कैन। ये कह रहा है दाई सेल्फ मीन्स यूअर सेल्फ, अपने आप को पहचानो। प्रेज्यूम नॉट गॉड टू स्कैन, कि आपको भगवान को स्कैन करने की जरूरत नहीं है। अपने आप को पहचानो कि भगवान को स्कैन करने की जरूरत नहीं है। स्कैन मतलब स्टडी करने की। ठीक है, प्रिज्यूम का मतलब भी स्टडी होता है बेटा, कि अपने आप को इंसान, पोएट कह रहा है, अलेक्जेंडर पोप कह रहे हैं कि इंसान अपने आप को पहचाने। परमात्मा को ज्यादा, परमात्मा के बारे में पढ़ने और उसको समझने की जरूरत नहीं है। द प्रोपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन। मैनकाइंड यानी मानवता, ह्यूमन काइंड। मानवता का जो सही अध्ययन है, जो स्टडी है, वो तो इंसान ही है। अगर हमें पढ़ने के लिए कोई सब्जेक्ट मिला है तो वो हम खुद ही हैं। भगवान के धार्मिक ग्रंथों, किताबों में भगवान को मत तलाशो, अपने आप को तलाशो, अपने आप को समझने की कोशिश करो। प्लेस्ड ऑन दिस इस्थमस। इस्थमस होता है बेटा एक वो पुलिया जो जमीन के 2 टुकड़ों को जोड़ती है, मतलब मिडल पार्ट आप कह सकते हैं, ऑफ ए मिडल स्टेट। सेम ही मीनिंग के लिए लगा दिया है। प्लेस्ड, प्लेस यानी रखा गया है, ईडी लगा के प्लेस का यहाँ वर्ब बनाया गया है। प्लेस्ड ऑन दिस इस्थमस ऑफ ए मिडल स्टेट,
ए बीइंग डार्कली वाइज एंड र्यूडली ग्रेट। इंसान, ये सारी पोएम इंसान को लेकर है बेटा, ह्यूमन बीइंग को लेकर है। इंसान जो है वो हमेशा एक मिडल स्टेट में रहता है, ठीक है। इंसान हमेशा एक मिडल स्टेट में रहता है। यहाँ कहीं ह्यूमन वर्ड या मैन वर्ड लगाया नहीं गया बेटा, ठीक है, ये मीनिंग आपको समझना है। इंसान हमेशा मिडल स्टेट में रहता है। कैसे रहता है? ए बीइंग डार्कली वाइज, वो ह्यूमन बीइंग है। ए बीइंग, वो इंसान है जो डार्कली वाइज, जो वाइज मतलब बुद्धिमान, और डार्कली, डार्क होता है अंधेरा, यहाँ डार्कली का मतलब है कौन सा अंधेरा? इग्नोरेंस का अंधेरा, अज्ञानता का अंधेरा। कि इंसान बुद्धिमान भी बहुत है और दूसरी तरफ देखें तो उसमें अज्ञानता भी कूट कूट के भरी हुई है। एंड र्यूडली ग्रेट, वो ग्रेट भी बहुत है, महान भी बहुत है, लेकिन वो रूड भी बहुत है। निर्दयी बनता है तो निर्दयी भी बहुत ज्यादा बन जाता है। देखो बेटा, ये कहा गया ना इंसान के बारे में कि उसमें भगवान के भी गुण है और शैतान के भी गुण है। तो जब आप इस तरह की बात करते हैं कि आपने उसको एक बार तो वाइज कह दिया, बुद्धिमान कह दिया, फिर आपने उसको ये कह दिया कि अज्ञानता से भरा पड़ा है। जब इस तरह की आप दोहरी बातें, हम कहते हैं दोहरापन दिखा रहा है पोएट यहाँ पर, तो यानी कि अपोजिट दो बात कर रहा है, तो उस पोएटिक डिवाइस को बोलते हैं पैराडॉक्स। यहाँ पर पूरी पोएम में पोएट ने पैराडॉक्स का यूज किया। पैराडॉक्स का मतलब ये है जब एक चीज, अब इंसान को आप बुरा भी कह रहे हैं और फिर कह रहे हैं अच्छा भी है, ठीक है, ऐसे अपोजिट बात का जब हम यूज करते हैं तो वो पैराडॉक्स कहलाता है। यहाँ पर ये पैराडॉक्स का बिल्कुल आपको डायरेक्ट एग्जाम्पल मिल रहा है। र्यूडली ग्रेट, डार्कली वाइज। ग्रेट, महान भी है इंसान एक तरफ, और दूसरी तरफ वो रूड भी है, बुद्धिमान भी है और अज्ञानता से भरा हुआ है, ठीक है। जब आप बेटा दो कॉन्ट्राडिक्टरी बातों का यूज करते हैं ना, दो आइडियाज ऐसे साथ साथ लिखते हैं, जैसे आपने लिखा, अब आप कह रहे हो इसको र्यूड, उसको आपने र्यूड भी बोल दिया और ग्रेट भी बोल दिया, ठीक है। तो जब दो कॉन्ट्राडिक्टरी विचार आपस में एक साथ आप लिख रहे हैं तो उस पोएटिक डिवाइस को आप पैराडॉक्स बोलते हैं, विरोधाभास जिसको आप हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए, विथ टू मच नॉलेज, इंसान में ज्ञान भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा ज्ञानी है। फॉर द सेप्टिक साइड, अब सेप्टिक का मतलब होता है डाउटफुल, ठीक है, मतलब इतना ज्यादा ज्ञान है जिस इंसान में, उसको तो सेप्टिक होना ही नहीं चाहिए, उसको तो डाउटफुल होना ही नहीं चाहिए, है ना, लेकिन वो फिर भी डाउटफुल है, यानी उसका ज्ञान जो है वो अधूरा है। विथ टू मच वीकनेस, उसके अंदर कमजोरियां भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। फॉर द स्टोइक प्राइड, लेकिन स्टोइक का मतलब होता है बेटा हु कैन सफर पेन विदाउट कंप्लेनिंग, जो बगैर शिकायत के दर्द को सहन कर ले, लेकिन इंसान तो इतना कमजोर है कि वो स्टोइक हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ देखिए विरोधाभास है, ये स्टोइक जो है वो हो ही नहीं सकता, इतनी ज्यादा कमजोरियों से भरा जो इंसान है वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि दर्द को बगैर शिकायत करे जो है वो सहन कर ले, ठीक है। यहाँ इन दो वर्ड्स का मीनिंग समझना बहुत जरूरी है बेटा। एक तो सेप्टिक, सेप्टिक मीन्स होता है डाउटफुल, स्टोइक मीन्स होता है इनडिफरेंट टुवर्ड्स पेन, या आप कह सकते हैं हु कैन सफर पेन विदाउट कंप्लेनिंग, बगैर शिकायत के जो दर्द को सहन कर ले। शॉर्ट क्वेश्चन भी बनेगा आपका इस पर। ये आपके 3 कपलेट हुए हैं बेटा। कपलेट मीन्स होता है दोहा, जैसे कबीर के दोहे आपने पढ़े हैं, ये 2 लाइन्स वाले, ठीक है। तो ये 3 कपलेट हो गए हैं। पोएट ने हीरोइक कपलेट का यूज किया है। हीरोइक कपलेट का मतलब है कि जब 9 कपलेट, 9 दोहे, 9 कपलेट मिलकर जब एक पोएम बनती है, इट मीन्स वो हीरोइक कपलेट का यूज होता है, ठीक है। और इसमें राइम स्कीम भी दोनों की सेम होती है, दोनों लाइंस की। देखिए पहला कपलेट यानी पहला दोहा, ये 2 लाइंस हैं। लास्ट में देखिए वर्ड आया स्कैन, मैन, दोनों की राइम स्कीम सेम है। यानी स्कैन, मान लो इस राइम के लिए मैं ए लिखती हूं तो मैन के लिए ए आ गया, ए। स्टेट, ग्रेट, बी। स्टेट के लिए अगर आप बी लिखते हैं तो ग्रेट के लिए बी, दोनों सेम राइम है। साइड, प्राइड, ठीक है, दोनों की सेम राइम है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे हम पहले इन तीनों कपलेट्स की। देखिए फर्स्ट में, नो देन दाई सेल्फ, presume not God to scan. In these lines, the poet says that there is no need to study or to scan the ways of God. मैंने वर्ड लगाया है ways, WAYS, ways of God, तौर तरीके। There is no need to study or to scan. Presume means study or to scan the ways of God. Because
क्यों कह रहा है वो ऐसा? द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन. यू कैन यूज दिस लाइन एज इट इज. द पोएट सेज दैट द प्रॉपर स्टडी ऑफ ह्यूमन काइंड और मैनकाइंड इज मैन ओनली. So there is no need to study or to scan God. Man should know himself. Know then thyself. Man, it means man should know himself. Thyself means होता है yourself, लेकिन I you का यूज नहीं कर सकते ना बेटा, एक्सप्लेनेशन है. ठीक है, आप लिखेंगे इसके लिए man should know himself. Placed on this isthmus of a middle state, the poet says that man always remains in a middle state. And then you will add a middle state of being a god or an animal. He always remains in a confusion whether he is a god or an animal. A being darkly wise. He is very wise. Man is very wise, but he is full of the darkness of ignorance. He is very great. He is a great human being, but sometimes he becomes rude. There is a paradox in these lines. At one side, we are saying that man is a wise person, but on the other side, I am saying he is full of the darkness of ignorance. He is great, but sometimes he becomes rude. There is, the poet has used in these lines the poetic device paradox. In excellence, with too much knowledge for the sceptic side, man has a great deal of knowledge. Man is full of knowledge, yet he is a sceptic. With too much weaknesses, he is full of weaknesses. For the stoic pride, he is full of weaknesses. He cannot be a stoic. He cannot be indifferent towards pain. देखिए बेटा, एक बार इस एक्सप्लेनेशन को दोबारा देख लीजिए. Know then thyself, presume not God to scan. The poet says that man should know himself. There is no need to study or to scan God. The proper study of mankind is man only. यहाँ पर मैंने केवल only word लगाया है. Man always remains in a middle state of being a god or an animal. He is full of wisdom, but on the other side, he is also full of the darkness of ignorance. He is great, but sometimes he becomes rude. He has a great deal of knowledge, yet he is sceptic. He always remains in a doubt. With too much weaknesses, he is full of weaknesses. For the stoic pride, but he cannot be a stoic. He cannot be indifferent towards pain. This is all about the 3 couplets of this poem. Okay, thank you.